हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण। इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपने पिछले भाग में किए थे। आज दूसरा पार्ट है और यहाँ पर आप तकरीबन 30 से 32 प्रश्न देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसमें भारत और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपकी परीक्षा तारीख बहुत ही नज़दीक है, तो टारगेट आपका 70 प्लस है और तैयारी 100% करने के लिए जरूर देखें आज का पूरा वीडियो और निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में बहुत ही मदद होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेव का भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं वो सभी रो रहे हैं, उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपका 32वां प्रश्न है कि जनसंख्या सूची स्तंभ पॉपुलेशन पिरामिड मूल रूप से समझाते हैं। बताइए क्या समझाते हैं जनसंख्या सूची स्तंभ पॉपुलेशन पिरामिड मूल रूप से क्या समझाते हैं। ऑप्शन ए है आपका दी गई जनसंख्या का आकाशीय वितरण, दूसरा ऑप्शन है दी गई जनसंख्या का जनसांख्यिकीय दर या दी गई जनसंख्या की आयु लिंग संरचना, या ऑप्शन डी दी गई जनसंख्या की वृद्धि दर। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है आपका जनसंख्या सूची स्तंभ पॉपुलेशन पिरामिड मूल रूप से समझाते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा एबीसीडी में। तो 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दी गई जनसंख्या की आयु लिंग संरचना क्या दर्शाती है, जनसंख्या सूची स्तंभ दर्शाती है। क्लियर है आपको। इसी तरीके से लगातार पढ़ते रहिए और निश्चित रूप से आपको परीक्षा में बहुत ही अधिक लाभ होने वाला है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है। देखिए कुछ प्रश्न आपको कठिन लग सकते हैं और वो हर चैप्टर में होंगे, लेकिन सदैव ध्यान रखिए कि 100 के 100 प्रश्न आपके कठिन नहीं आएंगे, मैक्सिमम 10 प्रश्न ही आपके कठिन आएंगे, बाकी प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इसलिए सभी प्रश्नों को देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है। ऑप्शन ए है आपका जन्म के समय बढ़ती हुई आयु संभाविता,
या ऑप्शन बी है आपका बाल श्रमिकों का उच्चतर समानुपात, या ऑप्शन सी है आपका उच्चतर प्रजनन दर, या ऑप्शन डी है आपका प्रौढ़ व्यक्तियों का स्थानांतरण। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है? तो 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 33 का सी ऑप्शन आपका सही है, उच्चतर प्रजनन दर। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में स्त्री जाति दर के कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बताइए, भारत में स्त्री जाति दर के कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है आपका लिंग भूमिका का रूढ़ हो जाना तथा परंपरागत भूमिका पर अपेक्षाएं, या ऑप्शन बी दहेज प्रथा तथा व्यापक असाक्षरता, या ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यबल का प्रवर्जन, या ऑप्शन डी लिंग चयनित गर्भपात। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत में स्त्री जाति दर के कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बताइए एबीसीडी का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 34 का? तो 34 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला का कार्यबल का प्रवर्जन भारत में स्त्री जाति दर के कम होने का कारण, ठीक है, ठीक है, ये नहीं है। क्लियर है आपको? ये बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 35, भारत ने किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया? बताइए, बहुत ही आसान उत्तर होगा, कई बार आपने इस प्रश्न को देखा होगा और किया होगा। तो बताइए भारत ने किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया? ऑप्शन ए है आपका 1950, बी है 1952, सी है 1955 और डी है 1975। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 35 का? तो 35 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 35 का। तो भारत विश्व का पहला देश है जिसने सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर अपना जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1952 में प्रारंभ किया। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास हुआ था? बताइए, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास हुआ था? ऑप्शन ए है आपका 1971 से 1981, बी है 2001 से 2011, सी ऑप्शन है आपका 1931 से 1941 और डी ऑप्शन है आपका 1901 से 1911। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास हुआ था? तो 36 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? तो 36 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 1901 से 1911। क्लियर है आपको? तो वर्ष 1901 से 1911 में भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास हुआ था। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? आपको सही ऑप्शन पहचानना है। प्रश्न है, माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है आपका स्थिर जनसंख्या, बी निवारक रोध, सी है सकारात्मक रोध और डी है आपका अंगगणितीय वृद्धि। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा। तो 37 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? स्थिर जनसंख्या सम्मिलित नहीं है। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो माल्थस के सिद्धांत जनसंख्या सिद्धांत में निम्न अवधारणा को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सी हैं? एक तो पहली है आपकी अंगगणितीय वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या में अंगगणितीय वृद्धि होती है, सकारात्मक नियंत्रण होता है और निरोधात्मक नियंत्रण भी होता है। तो ये तीन चीजें सम्मिलित हैं माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत से संबद्ध है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन
अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत से संबंध है? अगर आपने पिछला भाग किया है तो इसको भी आप बहुत ही आसानी से उत्तर दे रहे होंगे। बताइए, निम्न में से कौन अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत से संबद्ध है? तो ऑप्शन ए है आपका एडविन केनन, या ऑप्शन बी थॉमस डवलडे, या ऑप्शन सी डॉक्टर महबूब उल हक, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्न में से कौन अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत से संबद्ध है? बताइए जल्दी से। 38 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 38 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, एडविन केनन। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एडविन केनन संबद्ध है। तो एडविन केनर कार्ल सैंडर्स, रॉबिन्स तथा डाल्टन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत के प्रवर्तक एवं समर्थक है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 39, जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य क्या है? यह परिभाषा आपको बहुत ही अच्छे से कराई गई है। तो बताइए जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है? मृत्यु दर में वृद्धि, या जन्म दर में वृद्धि, या जन्म दर में वृद्धि व मृत्यु दर में कमी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आप कॉमन सेंस से भी इस प्रश्न को कर रहे होंगे तो बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। प्रश्न है आपका जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है, अर्थात प्रश्न पूछ रहा है कि जनसंख्या विस्फोट कब होता है, उसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है आपका मृत्यु दर में वृद्धि, बी है जन्म दर में वृद्धि, सी है जन्म दर में वृद्धि व मृत्यु दर में कमी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 39 का? तो 39 का केवल एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, वो सी है। क्लियर है आपको? यहां पर सी की जगह पर ऑप्शन ए और बी, ठीक है, नहीं हो सकता था क्योंकि यहां पर वृद्धि लिखा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी अगर हो जाए तो इन परिस्थिति में क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है आपको? जब किसी देश की जनसंख्या में जन्म दर में वृद्धि तथा मृत्यु दर में कमी देखने को मिलती है तो वहां की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलती है, जो जनसंख्या विस्फोट को दर्शाती है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली हैं और लगातार इनको ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का चयन किया जाता है? बताइए, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का चयन किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका जन्म दर अधिक व मृत्यु दर कम, या ऑप्शन बी निम्न जन्म दर व अधिक मृत्यु दर, या ऑप्शन सी अधिक जन्म दर व अधिक मृत्यु दर, या ऑप्शन डी स्थिर जन्म दर या और स्थिर मृत्यु दर। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का चयन किया जाता है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि किसी नगर की स्थायी जनसंख्या, किसी देश की स्थायी जनसंख्या संरचना बनी रहे उसके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? तो 40 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 40 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी हो जाएगा। अगर स्थिर जनसंख्या चाहिए तो जितनी मृत्यु हो उतनी ही जन्म दर हो, तो दोनों बात बराबर हो जाएगी, अर्थात स्थिर जन्म दर हो और स्थिर मृत्यु दर हो, दोनों चीजें बराबर हो। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है? तो आपको इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन पहचानना है जो जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। ऑप्शन ए है आपका व्यवसायिक शिक्षा, बी है शिक्षा का अभाव, सी है विवाह की निम्न आयु, और ऑप्शन डी है आपका गरीबी। तो बताना है आपको जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है। तो 41 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 41 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? व्यवसायिक शिक्षा जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं हो सकती है। क्लियर है आपको? ये जनसंख्या को रोकने का कारण है। क्लियर है आपको? तो जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारण हैं, कौन कौन से हैं? शिक्षा का अभाव, समाज में बढ़ती गरीबी, विवाह की निम्न आयु, बाल विवाह का होना, परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मनोवृत्ति। क्लियर है आपको? तो ये जनसंख्या वृद्धि के कारण है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है? ऑप्शन ए है आपका बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मणिपुर और डी है आपका मेघालय। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है? तो 42 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये कल मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा कहां पर हुई है वृद्धि दर, बताइए। तो डी ऑप्शन आपका सही है, मेघालय में हुई थी। क्लियर है आपको? तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। क्लियर है आपको? तो 10 की 2001-11 वृद्धि दर कितनी हो जाएगी? मेघालय की 27.95 हो जाएगी और अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है और 26.03 होगी उसकी, और बिहार आपका तीसरे नंबर पर है, 25.44% है, और उत्तर प्रदेश आपका चौथे नंबर पर है, 20.23% है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और लगातार पढ़ाई करते रहना है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? बताइए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? अभी अभी आपको कराया गया है, तो उम्मीद करता हूं आपने वो प्रश्न ध्यान से देखा होगा और इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो ऑप्शन ए है आपका 27.95%, बी है आपका 25.42%, सी है आपका 20.23% और डी है आपका 17.64%। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 43 का? तो 43 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? 20.23%। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी गौतम बुद्ध नगर, डी सिद्धार्थ नगर। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो 44 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 44 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध नगर। क्लियर है आपको? तो उत्तर प्रदेश में शीर्ष दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर 49.1%, गाजियाबाद 41.43%, श्रावस्ती 30.5%, बहराइच 29.3%। क्लियर है आपको? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती और बहराइच। अगला प्रश्न है आपका 45, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम थी? आपको प्रश्न पहचानना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम थी। तो ये ऑप्शन बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि कभी औद्योगिक नगर रहा उसकी दशकीय वृद्धि दर इतनी कम कैसे हो सकती है? ऑप्शन ए है आपका हमीरपुर, बी है बागपत, सी है लखनऊ और डी है कानपुर नगर। तो इसका ऑप्शन है आपका डी। 2001 से 2011 के बीच में न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला कानपुर नगर था। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? कानपुर नगर है 9.9%, हमीरपुर 11.1%, बागपत 11.9% और फतेहपुर 14.1%, देवरिया 14.2%। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और अच्छे से पढ़ते रहना है। तो न्यूनतम से बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, नीचे से ऊपर के क्रम में। तो सबसे कम कानपुर नगर, उससे फिर उससे ज्यादा हमीरपुर, फिर बागपत, फिर फतेहपुर, फिर देवरिया। आप कानपुर और हमीरपुर दो याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जनसंख्या अधिक का निम्न में से कौन सा कारण है? बताइए। भारत में जनसंख्या अधिक का निम्न में से कौन सा कारण है? ऑप्शन ए है आपका निम्न जीवन स्तर, बी है बेरोजगारी, सी है जनसंख्या में असाधारण वृद्धि और डी है उपर्युक्त सभी। तो बताइए कौन से ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे? भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के क्या कारण है, बताइए। तो 46 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 46 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है 48,
उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? बताइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका आजमगढ़, बी है जौनपुर, सी है बलरामपुर और डी है आपका श्रावस्ती। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? देखिए, इन प्रश्नों को एक बार जरूर रिवाइज किया करिए। प्रश्न कुछ इसी तरीके के आएंगे आपकी परीक्षा में। आपका सिलेबस नया है, आपका परीक्षा पैटर्न बिल्कुल नया होगा। किस तरह के प्रश्न आएंगे अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन फिर भी एक अनुमान है कि इसी तरीके के प्रश्न बन सकते हैं आपके सिलेबस से। तो इन प्रश्नों को अवश्य देखते रहिए और थ्योरी को जरूर मजबूत करिए। अपना थ्योरी वाला जो सेक्शन है आपको उसे बहुत मजबूत करके जाइए, ताकि कोई भी प्रश्न हो आए आपको, आप उसे कर सकें। अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाकर रखिए। जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने प्रति जागेगा, उतना ही ज्यादा आपको मजा पढ़ाई करने में आएगा, तैयारी करने में आएगा। क्लियर है आपको? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? ए ऑप्शन आजमगढ़, बी जौनपुर, सी बलरामपुर, डी श्रावस्ती। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 48 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जौनपुर का। क्लियर है आपको? जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है, जो 1024 है। उसके बाद आजमगढ़ है जिसका 1019 है, फिर बलरामपुर है जिसका 923 है, फिर श्रावस्ती है जिसका 881 है। आप जौनपुर और आजमगढ़ का याद रखेंगे तो आपका कार्य हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 972 है या 912 है? बताइए कितना है? 912 है, ठीक है। ये 972 नहीं होगा, यहाँ पर 912 होगा। इसे आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं पीडीएफ एडिट करके आपको दे दूंगा, लेकिन आप अभी अगर नोट कर रहे हैं तो इसको 912 कर लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 911 है। 912 है, सॉरी है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, 912 है। क्लियर है आपको? और जो लिंगानुपात की दृष्टि से ये देशों के राज्यों में 26वें स्थान पर है। क्लियर है आपको? तो आपको सिर्फ लिंगानुपात याद रखना है कौन से स्थान पर है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न शायद ही आपकी परीक्षा में पूछा जाए, बहुत कम संभावना है। अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? ए 940, बी 943, सी 933 और डी 945। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो कितना है? 49 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 49 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है आपका महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार, डी है पश्चिम बंगाल। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 50 का? तो 50 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, बिहार। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, उत्तर प्रदेश 829, महाराष्ट्र 365। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है आपका, जनगणना किस विषय सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है आपका संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची और डी उपर्युक्त सभी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जनगणना किस विषय सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है आपका संघ सूची, बी है राज्य सूची, सी है समवर्ती सूची और डी है आपका उपर्युक्त सभी।
तो 51 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 51 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, संघ सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन जो जनसंख्या है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। जनगणना अलग चीज है और जनसंख्या अलग चीज है। तो जनगणना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 246 में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में कराई गई? बताइए, भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में कराई गई? ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड मेयो, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है लॉर्ड रिपन। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में कराई गई? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 52 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराई गई। क्लियर है आपको? तो ब्रिटिश भारत की पहली नियमित जनगणना वर्ष 1887 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई, जबकि ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना वर्ष 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराई गई। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जनगणना शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? ऑप्शन ए है आपका आईने अकबरी, बी है तबकात ए नासिरी, सी है आपका मुद्रा राक्षस और डी है आपका कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जनगणना शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? ऑप्शन ए है आपका आईने अकबरी, बी है तबकात ए नासिरी, सी है मुद्रा राक्षस और डी है आपका कोई नहीं। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए 53 का। तो 53 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? आईने अकबरी में मिलता है। तो जनगणना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में दिया गया है या किया गया है। क्लियर है आपको? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, किसी नगरीय जनसंख्या को किस रूप से परिभाषित किया गया है? नगरीय जनसंख्या को किस रूप से परिभाषित किया गया है? और ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का ठीक उल्टा होती है। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 54 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। क्या न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो, ऐसा है? बिल्कुल, ए ऑप्शन सही है। पुरुष जनसंख्या 75% से अधिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न है। अगर नगर है तो ऐसा मुमकिन होगा, तभी तो नगर है। तो बी ऑप्शन भी सही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 प्रति किलोमीटर हो, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो क्या है? उपर्युक्त तो सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो एक नगरीय समाज को परिभाषित करने में निम्न कारकों का होना जरूरी है। कौन कौन से हैं? न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो, वहां की 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो और वहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 प्रति किलोमीटर हो। क्लियर आप हो? तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगातार इसी तरीके के अच्छे क्वालिटी के प्रश्न मिलेंगे हमारे चैनल पर और आपकी तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मजबूत होने वाली है। अगर आपने मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का सपना देखा है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आपका 101% फायदा होगा। क्लियर है आपको? डेली एक एक टॉपिक का रिवीजन करिए, उसको तैयार करिए। वो किताब से करें या अपने नोट से करें या मेरा वीडियो देखकर करें, पर पढ़ें जरूर। क्लियर है आपको? तो अगला जो आपका प्रश्न है वह है कि वह परिभाषित शब्द जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? बताइए। वह परिभाषित शब्द जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? बताइए। अनियमित विकास या सतत विकास या जनसंख्या विस्फोट या जननांकीय संक्रमण। तो कई बार अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस शब्द का जिक्र करते हैं अपने भाषणों में जब भी वो विदेशी धरती पर भाषण देने जाते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 55 का? तो 55 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इंग्लिश शब्द मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, सतत विकास होता है। ठीक है आपको?
अगला प्रश्न है आपका 56। विकसित रूप से आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए। विकसित रूप से आधुनिक जनसंख्याकीय संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? थॉमस माल्थस या सैडलर या फ्रैंक नोटेस्टीन या डी कोई नहीं? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। विकसित रूप से आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए 56 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 56 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, फ्रैंक नोटेस्टीन। क्लियर है आपको? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सतत विकास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 57 कि वर्ष 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम जनसंख्या नीति किस वर्ष में तैयार की गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1976। लेकिन आपका प्रश्न अभी है कि वर्ष 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर एम स्वामीनाथन, बी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी है डॉक्टर करण सिंह और डी है आपका कोई नहीं। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 57 में? तो 57 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, डॉक्टर करण सिंह। क्लियर है आपको? तो डॉक्टर करण सिंह की अध्यक्षता में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति तैयार की गई 1976 में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जन स्वास्थ्य व्यय पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? ए 2.5%, एक दूसरा ऑप्शन है 1.5%, तीसरा ऑप्शन है आपका 3.0% और चौथा ऑप्शन है आपका 1.08%। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जन स्वास्थ्य व्यय पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है 58 का? तो 58 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? 2.5% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रट्टा मार के जाइएगा, आपको अपनी परीक्षा में लिखा हुआ मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। क्या कहते हैं? जननांकिकीय रूपांतरण कहते हैं, या जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, या जननांकीय संक्रमण कहते हैं, या जननांकीय गत्यात्मकता कहते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि के घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? तो 59 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 59 का सी ऑप्शन आपका सही है, जननांकीय संक्रमण कहते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका जननांकीय लाभांश के लिए के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? अब आप सोच रहे होंगे जननांकीय लाभांश क्या होता है, वो मैं आपको अगले प्रश्न में बताऊंगा। बताइए। ऑप्शन ए है शिशु मृत्यु दर में कमी, बी है उच्च शिक्षा का निजीकरण, सी ऑप्शन है कुशलता विकास का प्रोत्साहन, डी है कोई नहीं। तो 60 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 60 का सी ऑप्शन आपका सही है, कुशलता विकास का प्रोत्साहन यानी कि स्किल डेवलपमेंट। क्लियर है आपको? जो पीएम मोदी आपका बार बार स्किल डेवलपमेंट कहते हैं वो वही है कि जो जननांकीय लाभांश है ये कैसी आयु होती है, ये आपको अगले प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी भारत की गिनती जननांकीय लाभांश वाले देशों के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि? बताइए ऐसा क्यों है? यहाँ 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, या यहाँ 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, या यहाँ 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, या डी कोई नहीं? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत की गिनती जननांकीय लाभांश वाले देशों के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि? बताइए क्यों है?
तो 61 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी। क्लियर है आपको? यहां 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। क्लियर है आपको? तो भारत की गिनती जननांकीय लाभांश के रूप में की जाती है क्योंकि यहाँ की 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय जनगणना कब कराई गई? ऑप्शन ए है आपका वर्ष 1981 में, बी है आपका वर्ष 2001 में, सी है आपका वर्ष 1971 में और डी है आपका वर्ष 2011 में। तो एबीसीडी का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय जनगणना कब कराई गई? तो 62 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, वर्ष 2011 में। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय जनगणना वर्ष 2011 में कराई गई। इससे संबंधित आंकड़े 3 जुलाई 2015 को जारी किए गए। अगला प्रश्न है आपका, भारत में नगरीकरण से क्या होता है? बताइए। जन्म दर का कम होना और मृत्यु दर का अधिक होना, या जन्म दर व मृत्यु दर दोनों में कमी, या जन्म दर व मृत्यु दर दोनों में वृद्धि, या कोई नहीं? बताइए, भारत में नगरीकरण से क्या हुआ है, यह आपको पहचानना है क्वेश्चन नंबर 63 में। तो 63 का जो सही ऑप्शन है आपका, जन्म दर व मृत्यु दर दोनों में कमी आई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जन्म दर में कमी इसलिए आई है क्योंकि औद्योगिकरण हुआ है, लोगों पास काम बढ़ गया है और समय कम बचा है। और मृत्यु दर में कमी इसलिए आई है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ गई हैं। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है? बताइए किसके द्वारा? शिक्षा को बढ़ावा देकर, समाज में जागरूकता फैलाकर, या गरीबी को कम कर कर, या उपयुक्त सभी? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के प्रश्नों का स्तर आपको कैसा लगा। बताइए 64 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 64 का जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। शिक्षा को बढ़ावा देना, इससे जनसंख्या नियंत्रित होगी, और समाज में जागरूकता फैलाकर भी जनसंख्या को नियंत्रण में लाया जा सकता है। गरीबी को कम करके भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? तो भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए निम्न प्रयास करने होंगे। पहला तो शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, दूसरा समाज में जन जागरूकता फैलाई नहीं होगी, ठीक है, और तीसरा है समाज में गरीबी कम करनी होगी, ठीक है, और चौथा है आपका सरकार की योजनाओं के माध्यम से। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? बताइए। यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? ऑप्शन ए है आपका मुरादाबाद, बी है आजमगढ़, सी है लखनऊ, डी है प्रयागराज। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो 65 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, प्रयागराज है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। शीर्ष जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? नंबर 1 पे प्रयागराज आता है, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद और फिर आपका आजमगढ़ आता है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन महत्वपूर्ण है, और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये रहा आपका मॉक टेस्ट, जो जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण पर आधारित था। यहां पर आपने सभी प्रश्नों को देखा, और उम्मीद करता हूं एक एक प्रश्न आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और आपको पता चला होगा कि किस तरह से तैयारी करनी होगी, किस तरह से प्रश्नों को हल करना होगा। तो तैयारी अगर आपको 70 प्लस लाने की है तो जरूर करें डेली मॉक टेस्ट, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के प्रश्नों का स्तर कैसा लगा, आज के आपके कुल प्रश्न कितने सही हुए। और अगर आप गरिमा मैथ से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर मैसेज करिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।